कि देखो कल जो पढ़ रहे थे हम वो हमने यहीं ख़त्म किया था शुक्र छः के लक्षण पे। ठीक है, धातुओं के जो छः के लक्षण हैं वो कंप्लीट पढ़ चुके थे हम। अभी जो हमें आगे है वो जो मल है, मल के छः के लक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, मल के छः के लक्षण में सबसे पहले है पुरुष छः का लक्षण। पुरुष छः के लक्षण की वजह से कौन कौन से साइन सिम्टम आएंगे वो बताया हुआ है कि क्षीणे सकृति च आंत्राणी। ठीक है, पीड़ित नायब मारुते, कि अगर मान लो सकृत यानी कि पुरुष का क्षय होगा तो आंतों में पीड़ा पीड़ा होगी। ठीक है, आंतों में पीड़ा होगी और उसकी वजह से क्या होगा, रुक्ष से अन्नमयन कुक्षी त्रियग ऊर्ध्वम च गच्छति, और रुक्षता उत्पन्न हो जाएगी किसमें, आंतों में। ठीक है, और रुक्षता की वजह से जो वात का प्रकोप होगा वो वात पूरे जो एब्डोमेन है, पूरे जो उदर है, उदर में कैसे विचरण करेगी, तिर्यक या ऊर्ध्व गति करेगी। ठीक है, ऊपर जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी या तिर्यक जाएगी, ये तीन तरह से उसमें गति करेगी। और ये सब चीज़ें साइन सिम्टम पुरुष आपको पेशेंट आपको पुरुष छः के लक्षणों में बताएगा। ठीक है, साथ में ये लक्षण तो चरक ने बता ही दिए हैं, उसके अलावा कुछ लक्षण सुश्रुत ने और बताए हैं, जैसे पुरुष छः के लक्षण में हृदय पार्श्व पीड़ा। ठीक है, हृदय पार्श्व पीड़ा को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये किसका लक्षण है, सुश्रुत संहिता के अनुसार, सुश्रुत के अकॉर्डिंग पुरुष छः का लक्षण है। ठीक है, वायु ऊर्ध्वगमनम, ये तो वही बात है ऊपर वाली। ठीक है, एक स शब्द से गुड़गुड़ाहट की जो आवाज़ होती है वो स शब्द से जो होता है, ये लक्षण भी आपका एक पुरुष छः का लक्षण हो सकता है। ठीक है, वायु ऊर्ध्वगमनम कुक्षी संचरणम, कुक्षी में वायु का संचरण होगा और ऊपर की तरफ गमन करेगा, तो ये सेम लक्षण चरक ने भी बताया हुआ है। उसके बाद मूत्र क्षय। ठीक है, अगर मूत्र का क्षय हुआ है तो आपको क्या साइन सिम्टम मिलेंगे, तो मूत्र का जब क्षय होगा तो मूत्र कृक्षता से आएगा। ठीक है, तो मूत्र कृक्षता, मूत्र क्षय मूत्र कृक्षम। ठीक है, और जब मूत्र कृक्षता से आएगा और मूत्र का क्षय हो रखा है तो मूत्र क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो मूत्र वैवर्ण्यम। ठीक है, मूत्र वैवर्ण्यम एवच। ठीक है, अब जब उसका मूत्र ऑलरेडी क्षय है, इसका मतलब क्षय मतलब वाटर कंटेंट बॉडी में कम है, तभी तो उसका क्षय हो रहा है, या कोई और पैथोलॉजी या किडनी खराब है। ठीक है, सामान्य जो वाटर कंटेंट क्षय है, वाटर कंटेंट के क्षय की वजह से मूत्र का भी क्षय होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगी, बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, वाटर की होगी, तो बॉडी का सिग्नल जाएगा ब्रेन को। ठीक है, किसके रूप में, थ्रस्ट के रूप में, तो पिपासा। ठीक है, ये लक्षण भी आपको मिलेगा मूत्रक्षय में। तो पिपासा बाधते च आस्य मुखम च परिशुष्यति, और पिपासा की वजह से क्या होगा, मुख परिशुष्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन सिम्टम तो कॉमन साइन सिम्टम है। ठीक है, ज़्यादा कुछ याद करने की वैसे ज़रूरत है नहीं, कॉमन सेंस से याद कर सकते हैं आप। तो मूत्र विवरण फिर भी ध्यान रखना है आपको, मूत्र कृक्ष फिर भी याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने कुछ थोड़ा सा अलग बताया है, इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक बस्ती तोद, मूत्र क्षय में आएगा बस्ती तोद। ठीक है, बस्ती में अगर तोद है वो भी एक मूत्र क्षय का लक्षण माना जाए। ठीक है, साथ में देखो अष्टांग हृदय में क्या लिखा हुआ है कि मूत्रे अल्पम मूत्र मूत्रेत कृक्षम विवर्णम सा सर्वम एवच। ठीक है, रक्त के साथ मूत्र आएगा। ठीक है, उसका कलर चेंज हो जाएगा, विवर्णम सहस्रम एवच, विवर्ण हो जाएगा कलर, और रक्त भी आ सकता है, रक्त के साथ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये लक्षण भी आपको याद रखना है कि विवर्णम जो है वो मूत्र क्षय का लक्षण है, वो तो चरक ने भी बताया है, पर अष्टांग हृदय में एक सहस्रम करके और आया है, सहस्रा मतलब रक्त के साथ मिला हुआ हो सकता है। ठीक है, अब जो हम बता रहे थे कि मल के जो हमने बताए थे, मल के छह मेनली जो तीन होते हैं, मूत्र पुरुष और स्वेद। ठीक है, परंतु यहाँ कुछ अलग और बताए हैं, इसलिए वो सात हो गए थे, कल मैं बता रहा था आपको। तो उनमें क्या क्या है, देखो जो इंद्रियां हैं, नाक, कान, नेत्र, मुख और लोमकूप। ठीक है, तो लोमकूप तो स्वेद में आ गया, बाकी जो है इंद्रियां हैं, इंद्रियों का जो मल है उस मल को भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, इंद्रियों का अगर जो मल है वो अगर क्षय हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, क्षय की कंडीशन में इंक्लूड किया हुआ है।
तो मलाय आयनानि च अन्यानि शूल्यानि च लघूनि च विशुष्काणी च लक्ष्यन्ते यथा स्वयं मलसंचय। ठीक है, तो विशुष्क हो जाएंगे और शुष्कता आ जाएगी उनमें, उनके मल के क्षय की वजह से, और लघुता आ जाएगी। ठीक है, और शून्यता का लक्षण आपको मिलेगा। परंतु इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि जो मलाय नहीं है, मलाय नानी, ये जो शब्द आया है वो मल के लिए तो आया है, परंतु मल में मूत्र और पूरिस के लिए नहीं आया। ठीक है, क्योंकि पूरिस और मूत्र का वर्णन तो उसने अलग से कर दिया। इसका मतलब ये जो मल है, ये मल आयनानी, ये इनके लिए आया हुआ, नाक कान नेत्र मुख और लोमकूप के संदर्भ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पंच इंद्रियों के जो अधिष्ठान है, उनके जो मल हैं, उनके लिए ये शब्द मलायनानी शब्द दिया हुआ है आचार्य। ठीक है, अब आएगा ओज। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से रीड करना है। ओज से क्या क्या लक्षण मिलेंगे आपको, तो क्या क्या लक्षण मिलेंगे, और इस पूरा ही श्लोक आपको याद करना है, पूरा इंपॉर्टेंट है। विभेति दुर्बलो अभीक्षणम दयाति व्यथितेन्द्रिय दुःखायो दुर्मना रुक्षम क्षाम ओजस्य क्षय। ठीक है, ओज के क्षय की वजह से विभेति यानी कि डरा हुआ, ठीक है, भयभीत होगा। कोई भी पर्सन है जो उसको ओज का क्षय हुआ है, वह कैसा होगा, डरा हुआ होगा अगर ओज का क्षय हो रखा है तो। दुर्बल होगा, ठीक है, और उसकी जो इंद्रिय है वो व्यथित हो जाएंगी, पीड़ित हो जाएंगी, वो इंद्रिय सही ढंग से काम नहीं करेंगी, और इंद्रियों में व्यथा होगी। ठीक है, दुख छायो द्रुमना रुक्षम, और उसका जो अ, शरीर का जो कलर है उसमें थोड़ा चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, और उसका जो मन है वो मन भी दुर्बल हो जाएगा। दुर्बल का मतलब क्या है, किसी चीज़ को परसीव करने की जो क्षमता है वो उसमें नहीं रहेगी। ठीक है, काम करने की क्षमता जो एफिकेसी है उसकी मन की, वो नहीं रहेगी, तो दुर्बलता उसमें आ जाएगी मन में। ठीक है, और रूक्षता बढ़ जाएगी शरीर में, और रूक्षम छाम, छाम मतलब त्रस्त आ जाएगी। ठीक है, तो ये लक्षण आपको पूरे को याद करने हैं, सभी पूरा श्लोक याद करना है। ओज के 6 के लक्षण आचार्य चरक के अकॉर्डिंग क्या है। ठीक है, पर सुश्रुत में और अच्छा डिस्क्रिप्शन इसको दिया हुआ है कि ओज के जो लक्षण हैं, ओज को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ओज के 6 के 3 भागों में डिवाइड किया। क्या क्या डिवाइड किया उन्होंने, कि ओज विश्रंस, ओज व्यापद और ओज क्षय। ठीक है, सुश्रुत ने केवल ओज के 6 का वर्णन किया है, परंतु चरक ने केवल ओज 6 का वर्णन किया है, परंतु सुश्रुत में 6 का, और ओज 6 का 3 कैटेगरी बना दी, ओज विश्रंस, ओज व्यापद और ओज क्षय। ठीक है, तो अभी आप बस केवल ये 3 बातें याद रखो, विश्रंस व्यापद और क्षय, ये 3 कैटेगरी बताई हैं। इनके लक्षण जब पढ़ेंगे तो हम सुश्रुत संहिता में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ दे रखे हैं बट मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ उनको। एक ये बात ध्यान रखो कि ओज का जो टाइप है, ओज के टाइप 2 प्रकार के बताए हुए हैं, एक पर ओज और एक अपर ओज। ठीक है, पर ओज और दूसरा अपर ओज। पर ओज जो है उसका जो परिमाण बताया है वो 8 ड्रॉप बताया हुआ है। ठीक है, और उसका जो स्थान बताया है वो हृदय बताया हुआ है, कि परओज का स्थान हृदय है, और परोज की जो क्वांटिटी है वो 8 ड्रॉप है। परंतु अपरोज क्या प्रमाण जो बताया है वो अंजलि प्रमाण बताया हुआ। ठीक है, अंजलि में भी इसको माना है कि अर्ध अंजलि इसका प्रमाण होता है। ठीक है, और सारे शरीर में, पूरे सब शरीर में इसका ये उपस्थित रहता है। जैसे वो हृदय में था, ये पूरे सर्व शरीर में है। कौन सा, अपरोज। ठीक है, प्रमाण क्या है, अर्धांजलि। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना। आदित्य, हाँ बोल। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक। अगर अर्जेंट है तो मैं अभी आ जाता हूँ, नहीं तो मैं आऊँगा 8 बजे। ठीक है, ठीक।
ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, एक चीज और ध्यान रखनी, जैसे अर्धांजलि जो प्रमाण है वो ओज का तो बताया ही है, परंतु भागवत ने एक श्लोक दिया है, वो श्लोक आपको रीड करना है। ठीक है, इस श्लोक में क्या है, पृथकम च प्रसतम प्रोक्तम ओजो मस्तिष्क रेतसाम। ठीक है, ओजो मस्तिष्क रेतसाम। ठीक है, और इनकी जो प्रमाण की जो मात्रा दे रखी है वो प्रतिशत दे रखी है। ठीक है, और जब आप देखोगे कि ये जो प्रतिशत प्रमाण है वो आपका जो प्रमाण है वो उसी के बराबर आता है, अर्धांजलि के बराबर। ठीक है, तो इसलिए कौन कौन सी चीजें हैं जिनका प्रमाण 1% है, ठीक है, या अर्धांजलि है, तो ओज मस्तिष्क रेतस। ठीक है, ओज का प्रमाण, मस्तिष्क का प्रमाण और रेतस का प्रमाण अर्धांजलि बताया हुआ है। ये आपको श्लोक याद रखना है। ठीक है, अब ओज का लक्षण, ओज को पहचानेंगे कैसे, ओज होता क्या है। ठीक है, तो ओज का लक्षण बोलता है कि हृदय तिष्ठति, हृदय में स्थित होता है। शुद्धम, अगर शुद्ध ओज की बात करेंगे तो रक्त इसतम पीतकम। ठीक है, थोड़ा रक्त वर्ण का हो सकता है और पीत वर्ण का होता है। ठीक है, ओजम शरीर संख्यातम तत्नाशा विनश्यति, अगर ओज का नाश हो गया तो शरीर का नाश हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस श्लोक की लाइन को आप पहले वाली लाइन से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें मालूम था पर और अपर ओज दो ओज होते हैं, पर ओज का स्थान क्या है, हृदय है, इसलिए ओज के लक्षण में हृदय तिष्ठति लिखा है। इसका मतलब ये कौन से ओज के बारे में वर्णन कर रहा है, पर ओज के बारे में। ठीक है, और ये जो लाइन है कभी कभी पूछी जाती है कि तत्तर नासा विनाश्यति, इसका मतलब क्या है, ये भी परोज का बारे में। तो पर ओज के नाश होने से शरीर का नाश हो जाता है। ठीक है, अगर ये लाइन कभी आए कि किसके संदर्भ में बताई है तो पर ओज के संदर्भ में बताई हुई है। ठीक है, और आचार्य ने भी इसके और साइन सिम्टम बताए हैं, कैसे इनको पहचानेंगे, कैसे इनके गुण हैं। ठीक है, वो आगे वैसे पढ़ लेंगे हम, फिर भी एक बार यहाँ थोड़ा सा देखना। देखो, ओजम जो है हृदयम स्थितम, ये भागवत का श्लोक है कि ओजस्तु देतो तेजो धातु नाम सुकृता नाम परम स्मृतम। ठीक है, ओज का वर्णन जो बताया है भागवत के अकॉर्डिंग, वो बताया है कि धातुओं का जो रस से लेकर शुक्र तक का जो धातुएं हैं उनका जो सार भाग है, ठीक है, उनसे जो बना हुआ है वो ओज है। ठीक है, और जो ऊपर जैसे लक्षण बताया वहाँ नीचे बताया है कि स्निग्धम सोमात्मकम, स्निग्ध होता है और शीतल होता है, सोमात्मकम, और शुद्ध इसतम लोहित पीतकम। ठीक है, जो लक्षण हमने ऊपर पढ़ा था वही है, आगे वही लिखा है, तत्र नाशे नियतम नाशो यस्मिन तिष्ठति तिष्ठति। ठीक है, अगर इसका नाश हो गया तो शरीर का नाश हो जाएगा। ओज के जो लक्षण है ये सुश्रुत संहिता में गुण दे रखे हैं, लक्षणों के साथ साथ गुण भी दे रखे हैं। तो ओज सोमात्मक स्निग्धम, ये आपको याद रखना ही है, ओज सोमात्मक स्निग्धम, शुक्लम शीतम स्त्रम सरम स्त्रम परम, विविक्तम मृदु मृत्सनम, प्राण आयतनम उत्तमम। ठीक है, तो ये जो गुण हैं वो आपको याद करना है, एक बार जब बाद में भी पढ़ेंगे हम इसको। और चाहे वाले आप इस वाले श्लोक को याद करें, चरक वाले को, चाहे सुश्रुत वाले को याद करें। ठीक है, ये 10 गुण बताए हुए हैं, वो 10 गुण आपको याद रखना। बोल रहा है कि ओज की उत्पत्ति शरीर में कैसे होती है। ठीक है, तो प्रथम जायते ओजे शरीरे अस्मिन शरीर नाम। ठीक है, प्रथम तय शरीर में ओज की उत्पत्ति होती है। ठीक है, शरीर में मतलब जब गर्भ बनता है तब। तो प्रथम जायते ओजे शरीरे अस्मिन शरीर नाम, गर्भ के अंदर या शरीर के अंदर सबसे पहले किसकी उत्पत्ति होती है, ओज की उत्पत्ति होती है, ऐसा इनका मानना है आचार्य चरक का। उसके बाद वो सर्पी वर्णम मधुरसम लाज गंति प्रजायते। ठीक है, उसका जो वर्ण होगा ओज का वो कैसे होगा, सर्पी वर्ण का होगा, रस कैसा होगा, मधुरसम होगा। ठीक है, और गंध कैसी होगी उसमें, लाज गंधी होगी। ठीक है, लाज गंधी होगा। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आपको सिंपल सा रखना है याद, VRG। ठीक है, नीचे लिखना शामल। ठीक है,
तो वर्ण कैसा है उसका, सर्पी जैसा, ठीक है। और रस कैसा है उसका, मधु। और गंध कैसी है उसमें, लाजगंधी, ठीक है। ये चीज़ें बड़ी इजी लगती हैं, परंतु एंट्रेंस के समय हम याद नहीं रहती, इसलिए हम इनको इस तरह से पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो BRG समल करके आप जब लिखेंगे तो आपको अनुमान लग जाएगा कि किससे किसका मिलान, ठीक है। नहीं तो आप वर्ण में कर देंगे मधु वर्ण, ठीक है, गंध में कर देंगे सर्पी गंध, ठीक है। तो ऐसे आप आपसे मिल जाते हैं, उससे वो चीज़ें मिले नहीं, इसके लिए मैंने ये बनाया, ठीक है। अब इसका एक उपमा दी गई है कि जैसे फूल और पुष्प होते हैं, उस पर भ्रमर क्या करता है, उसके जो मेन कंटेंट पार्ट है, उसका रस है फल और पुष्प से, वो लेके क्या बनाता है, मधु बनाता है, शहद बनाता है। ऐसे ही शरीर में हमारे ओज की उपमा दी गई है, ठीक है। जो धातुएं हैं, धातुओं से निचोड़कर ओज का निर्माण बताया हुआ है, ठीक है। जैसे फल और पुष्प से भ्रमर क्या बनाता है, मधु बनाता है, उसी प्रकार, ठीक है, धातुओं से अपना ओज का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आचार्य चरक का श्लोक नहीं है, परंतु आपको फिर भी देखना है किसकी उपमा है, किसके संदर्भ में बोली गई है। अब छह के सामान्य कारण, ठीक है, हमने जो छह पढ़े हैं उनके सामान्य कारण क्या है, कॉज क्या है उनके, ठीक है। तो उनके जो कॉज बताए हुए हैं उसमें लिखा हुआ है कि व्यायाम अनशनम चिंता रूक छल प्रमितासनम बात आतपो भय शोकम रूक्षपान प्रजागरम कफ शोणि शुक्राणाम मलानाम चयति प्रवर्तनम कालो भूत उपघातश्च ज्ञातव्य क्षय हेतुआ, ठीक है। ये सब सामान्य कारण दे रखे हैं, किसी भी प्रकार का क्षय हो जाए तो, ठीक है। इनको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप याद करो तो कोई अच्छी बात है, ठीक है। फिर भी इसमें से ये वाली जो लाइन है, काल भूत उपघाता है, ठीक है, इस चीज़ को आपको रीड करना है, याद रखना है, ठीक है। काल मतलब समय के साथ जो होता है, ठीक है। समय कौन सा, जैसे हमने ऋतुओं का विभाग किया हुआ है, आदान काल है, विसर्ग काल है, ठीक है। तो आदान काल में प्राकृतिक रूप से ओज का क्षय बताया हुआ है, ठीक है। भूत उपघात मतलब ऐसी चीज़ है जो इन्वायरमेंट में है पर हमें दिखती नहीं, ठीक है। जैसे आजकल जिनको हम बैक्टीरिया वायरस बोलते हैं, ठीक है, तो उनको पहले क्या बोलते थे, भूत बोलते थे, जो दिखती नहीं थी परंतु अफेक्ट तो कर रही हैं। तो भूत उपघात यानी कि बैक्टीरिया वायरस की वजह से भी ओज का क्षय माना जाता है, जिसे पुराने साइंस में भूत प्रेत बोला करते थे, ठीक है। कि अगर व्यायाम करोगे तो आपका ओज का क्षय होगा, अनशन करोगे तो ये व्यायाम है, अनशन है, रुक छल प्रमित आसन है, ये सब कारण क्या है, बात की वृद्धि करने वाले हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट बात की वृद्धि से भी, ठीक है, इनका क्षय होता है, ठीक है, धातु का क्षय होता है, ठीक है। या फिर ऐसा बोलते हैं धातु क्षय की वजह से बात की वृद्धि होती है, ठीक है। बात तो वही है, अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि धातु क्षय है, तो धातु क्षय है तो बात की वृद्धि होगी, और अगर बात की वृद्धि हो रखी है इसका मतलब धातु क्षय ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है। तो ये जो लक्षण जो आप कारण देखोगे उसमें मैक्सिमम चीज़ें वही हैं जो बात की वृद्धि करा रहे हैं, जैसे व्यायाम है, अनशन है, रुक छल प्रमितासन है, बात आतप है, ठीक है, भय है, शोक है, रुक्षपान है, प्रजागर है, ठीक है, सब बात को बढ़ाने वाले, ठीक। तब उसके बाद आपके प्रमेय की जो पीड़िकाएं हैं, वो प्रमेय की पीड़िकाएं उनकी संख्या 7 बताई हुई है, ठीक है। वो कैसे उत्पन्न होती है उसके बारे में वर्णन किया हुआ है कि गुरु स्निग्ध अमल लवण अति मात्रम से स्नात नवान्नम च पानम च निद्रा आसम सुखानी च व्यक्त व्यायाम चिंता नाम संशोधनम कुर्वताम श्लेषम पित्तम च मेषम मांस च अति प्रवर्धते तेर आवृतम वायुर ओजम आदाय गच्छति यदा वस्ति तदा कक्षो मधुमेह च प्रवर्तते, ठीक है। तो ऊपर जो बताए हैं वो निदान बताए हुए हैं, ठीक है। इन निदानों की वजह से जैसे गुरु स्निग्ध अमल लवण, व्यायाम चिंता संशोधन आकुर्वर्तनाम, ठीक है, ये सब जो कॉज हैं उनकी वजह से क्या होगा, श्लेष्मा और पित्त और मेद, ठीक है, श्लेष्मा पित्त मेद मांस अति प्रवर्तित, ठीक है। इस जो कॉज है उन कॉजेटिव फैक्टर की वजह से ये जो चीज़ें हैं जिसमें श्लेष्मा है, पित्त है, मेद है और मांस है, इनके
वृद्धि होने लग जाएगी। ठीक है, इनकी मात्रा की वृद्धि होने लग जाएगी। जब ये वृद्धि हो जाएगी तो ये क्या करेगा, उस बात को आवृत कर लेते हैं। ठीक है, ये बड़े हुए तो दोष और धातु हैं वो बात को आवृत कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये बात को आवृत, तो लिखा है तेरम आवृतम वायुर ओज अदाय गच्छति। ठीक है, और बात को आवृत करके, ठीक है, ओज का भी क्षय करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इस बात को वो कहाँ लेके जाते हैं, यदा बस्ती तदा, बस्ती में लेके जाते हैं। ठीक है, और बस्ती में ले जाने के बाद क्या करते हैं, कृक्षम मधुमेह प्रवर्तते। ठीक है, कृक्ष साध्य मधुमेह का निर्माण करते हैं। ठीक है, स मारुतस्य पित्तस्य कफस्य च मुर्मु। ठीक है, और उसके बाद बात किसके साथ मिलता है, ये बात जो था, या तो जैसे ही ये मधुमेह का निर्माण होगा, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, मारुतस्य पित्तस्य कफस्य च मुर्मु, और जो बात होगी वो पित्त और कफ की वजह से मिलके, ठीक है, बार बार क्षय उत्पन्न करेगा, और उस क्षय की वजह से आपका धातुओं का क्षय भी होगा और आपको मधुमेह भी हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेट जो मधुमेह है उसकी दो पैथोलॉजी चलती हैं। ठीक है, कौन कौन सी चलती है, एक तो आवरणजन्य और एक क्षयजन्य। ठीक है, अगर धातुओं का क्षय होगा तो भी मधुमेह की पैथोलॉजी चलती है, और आवरणजन्य भी मधुमेह की पैथोलॉजी चल सकती है। मधुमेह को जनरली असाध्य बताया हुआ है, परंतु यहाँ कृत साध्य भी कहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मधुमेह असाध्य होता है, परंतु मधुमेह को कृत साध्य आचार्य चरक ने कहा है। ठीक है, तो ये जो नीचे वाली लाइन है, ये जो पैथोलॉजी है वो आवृत वायु के हिसाब से दी हुई है, और नीचे वाली जो पैथोलॉजी दी हुई है संप्राप्ति, ठीक है, वो किसके हिसाब से दी हुई है, वो क्षय के हिसाब से दी। ठीक है, अगर धातुओं का क्षय होगा तो बात बढ़ेगी, और वो बात दोषों के साथ मिलके बार बार अपने लक्षणों को दर्शाएगी। ठीक है, और जब वो मधुमेह हो जाएगा तो उसके बाद जो पीड़िकाएं होंगी उनका वर्णन हम अभी करेंगे। अब देखो प्रमेय पीड़िकाओं की उत्पत्ति। ठीक है, अब जो प्रमेय जो रोग है जिसकी संप्राप्ति हमने पढ़ी है, ठीक है, प्रमेय में भी मधुमेह जो है, ठीक है, अगर उसकी उपेक्षा कर दी जाए, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, तो ये लिखा है उपेक्षाया अश्य जायन्ते पीड़िका सप्तदारुणा। अगर इसकी उपेक्षा कर दें, इसकी चिकित्सा ना करें, तो क्या होगा, सप्त पीड़िका उत्पन्न होगी। ठीक है, सप्त पीड़िका कौन सी है, जो प्रमेय पीड़िकाएं, और वो क्या होंगी, दारुण। ठीक है, आगे उसके लिए बोला है कि मासले अवकाशेषु मर्म सोया पीछे संधिसु। ये उत्पन्न कहाँ पे होंगी, मासल प्रदेश में, मर्म प्रदेश पे, और संधि प्रदेश पे। ठीक है, तो इसके उत्पत्ति स्थान 3 दिए हुए हैं, इनको आपको याद रखना है, मासल प्रदेश, मर्म प्रदेश और संधि प्रदेश। अब वो 7 होती कौन कौन सी है, उनके नाम दिए हुए नीचे, शराबिका, कक्षपिका, जालनी, सरसपी, अलजी, बिनता और विद्रती। ये आपके टोटल 7 हो गई। ठीक है, इनको आपको नाम को सीक्वेंस से ही याद रखना है। ठीक है, नहीं बड़ी गड़बड़ हो जाएगी आगे जब पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये तो चरक ने तो 7 बताई, परंतु सुश्रुत में ये 10 बताए हुए हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी है 10, उसके बारे में देख लो। जो 7 तो सेम है जो चरक ने बताई, ये 7। ठीक है, यहाँ से लेके 7 नंबर तक। उसके बाद सुश्रुत की जो 3 अलग हैं वो कौन सी है, मसु, पुत्रिणी, विदारिका। ठीक है, मसु, पुत्रिणी, विदारिका, ये आपको याद रखनी है। ठीक, भागवत की भी सेम 10 ही है, परंतु भोज की देखो, भोज में एक कम बताई हुई है, किसको, विनीता को नहीं माना हुआ। ठीक है, विनीता को नहीं माना है। और काश्यप जो है, काश्यप में भी थोड़ा सा अंतर किया है, इस काश्यप में 7 जो बताई हैं उसके अलावा एक अरुणसिका और बताई है, वो आप लिख लेना। ठीक है, 7 के अलावा एक अरुणसिका और बताइए, तो टोटल उसकी 8 हो जाएंगी। ठीक है, काश्यप की अगर यहाँ बगल में ही लिख लेना। ठीक है, 7 + 1। ठीक है, और 1 का नाम क्या है उसका, अरुणसिका। ठीक है, अरुणसिका। तो 8 काश्यप में बताइए, सुश्रुत भागवत में 10 बताइए। ठीक है, भोज में 9 बताइए। ठीक है,
तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एक इसको भी याद रखना है, कुलत्थिका किसने मानी है? भोज ने मानी है। कूर्मिका भी भोज ने मानी है। कूर्मिका और कच्छपिका तो एक ही चीज है, ठीक है। अब सबसे पहले जो पीड़िका जो बताइए वो शराबी का पीड़िका, ठीक है। शराबी का पीड़िका के लक्षण बताए हुए हैं। तो शराब एक्चुअल में होता क्या है, अगर आपने कोई मिट्टी का एक पात्र देखा हो, ठीक है, तो ऐसा जो एक पात्र आता है मिट्टी का, इसको शराब बोलते हैं, ठीक है। इसमें दीपक भी जलाते हैं कभी कभी, ठीक है। जो श्राद्ध के समय इसको यूज करते हैं ज़्यादातर, इसमें दीपक कोई चीज़ रखने के लिए, ठीक है, इसको यूज करते हैं। या फिर सिंपल अगर कोई बड़ा दीपक बनाना है आपको, तो ऐसा ऐसा आता है, दीपक जैसा होता है वो शराब, ठीक है। दीपक होता है वो छोटा होता है, शराब बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका जो वर्णन है उसका लक्षण देखो कैसे बताया है कि देखो इसके जो अंत है, अंत मतलब ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या पार्ट है, ये पार्ट कैसा है? अंत उन्नता, उन्नत है, इसलिए लिखा है इन्होंने अंत उन्नता। और मध्य में क्या है? निम्न है, ठीक है। तो मध्य निम्ना, ओके क्लियर। इसकी संरचना जो बताई है स्ट्रक्चर, अंत उन्नता मध्य निम्ना, ठीक है। श्याव क्लेद रोगान्विता, श्याव कलर का होगा और क्लेद होगा इसमें, ठीक है। तो शराबिका स्यात पीड़िका शराब आकृति संसर्गता, और ये शराब की आकृति है इसलिए इसको शराब आकृति होने की वजह से इस पीड़िका का नाम शराबिका लिखा हुआ। क्लियर, समझ में आया ये बात, ठीक है। उसके बाद देखो कक्षपिका। कक्षपिका में क्या बोला है कि कक्षपिका किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको जो कछुआ होता है, ठीक है, उसको अपन कक्षपिका बोलते हैं, ठीक है। तो उसी की शेप में बोला है कि अवगाढ़ अर्ति निस्तोदा महावस्तु परिग्रह, ठीक है। इसमें अवगाढ़ मतलब गहराई तक, और अर्ति मतलब पेन। अर्ति निस्तोद जो पेन का जो प्रकार है वो कैसा होगा? उसका गहरा होगा, मतलब डीप सीटेड होगा, ठीक है। और वो फैला हुआ होगा, जो उसको उसका जो पेरीफेरी कैसी होगी? महावस्तु परिग्रह, बहुत दूर तक वो फैला हुआ होगा, ठीक है। सुलक्षणा कक्ष कक्षम पृष्ठावा, पीठ का कक्ष भी मता, ठीक है। और कछुए की पीठ के समान दिखेगा, कृक्षम पृष्ठावा और सुलक्षण, ठीक है। कछुए की पीठ चिकनी होती है तो इसलिए सुलक्षणा कृक्ष पृष्ठ, कृक्ष पृष्ठावा सुलक्षणा, ये किसका लक्षण है? कच्छपिका का लक्षण, ठीक है। तो इसको बस ऐसे ही आपको याद करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो जल्दी याद आ जाएगा। जालनी, ठीक है। अगर कोई जाल देखेंगे तो जालनी कैसा है? जाल किस चीज़ से बना होगा, ठीक है। अगर स्किन पे अगर जाल बनाना हो तो कोई धागे तो चाहिए, और हमारे शरीर में सबसे पतली संरचना धागे के रूप में क्या है? या तो आर्टरी या वेन या नर्व है। और नर्व तो दिखती नहीं परंतु वेन दिखती है, ठीक है। तो वेन दिखती है तो क्या है? स्तब्ध सिरा जालवती, सिराओं का जाल होगा, ठीक है। जाल किससे बना है? सिराओं से बना है, तो सिरा जालवती। और उससे शराब कैसा होगा? अगर उसके अंदर, तो सिरा के अंदर क्या होता है? ब्लड होता है, ठीक है। तो स्निग्ध श्राव, उसके अंदर जो श्राव होगा वो स्निग्ध होगा। महाआश्या, ठीक है, महाआश्या है। रुजा निस्तोद बहुला सूक्ष्म छिद्रा से जालनी, रुजा होगी, निस्तोद होगा, और उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र तो होते ही हैं, ठीक है। तो इस ऐसे ही छिद्र इसके अंदर जालनी के अंदर बताए हुए, तो सूक्ष्म छिद्रा या जालनी, ठीक है। जाल अगर देखेंगे, जाल में अल्टीमेट क्या होगा? छोटे छोटे छिद्र ही तो होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको सूक्ष्म छिद्रा से आपको याद रखना है। सूक्ष्म छिद्रा है तो मतलब जालनी है। और जाल बनता किससे है शरीर में? तो सिराओं से बनता है, इसलिए सिरा जालवती, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे छिद्र होंगे, तो ये जो है सूक्ष्म छिद्र बोली गई, ठीक है। ये दिखता है सब क्लिनिकली, पिक्चर में आप लोगों को दिखा दूंगा अगर हमारे पास कोई अभी अब की बार कोई आएगा फिर मैं पीड़िका का पेशेंट, तो उसमें ये दिखता है सूक्ष्म छिद्र छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। सरसपी, सरसपी क्या है? सरसप होती है जो उसके आकार का होगा, तो सरसप छोटी होती है, तो इन्होंने बोला है कि पीड़िका ना अति महती, ठीक है। पीड़िका होगी ना तो अति महती, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है ज़्यादा छोटी भी नहीं है, ठीक है। तो मध्यम प्रमाण की होगी, ना अति महती, ठीक है। और सरसप जो होता है वो कैसा होता है? उष्ण गुण प्रकृति का होता है, और जब उष्ण गुण प्रकृति का होता है तो उसमें पाक क्या होगा? जल्दी होगा, ठीक है। तो क्षिप्र पाका और महारुजा,
ठीक है। और उसकी आकृति सरसपावी आकृति होगी उसकी पीड़िका, ठीक है। तो सरसप के लक्षण, सरसपी पीड़िका के लक्षण क्या होता है, क्योंकि सरसप हमें पता है ना तो अगर छोटी होनी चाहिए ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, ना अति महती बोला, सरसप उष्ण होती है इसलिए क्षिप्रपा का लक्षण दिया है, और उसमें पीड़ा होती है इसलिए महारुजा, ठीक है। तो ये सरसपी पीड़िका के लक्षण बताए वो, ठीक है। और सुश्रुत ने देखो क्या बोला है, गौर सरसप संस्थाना, तो सरसप के संदर्भ में तो बोला है परंतु गौर के लिए बोला है, सफेद वाली के लिए बोला है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। अलजी, अलजी में क्या है कि दहती त्वचे समुत्थाने, ठीक है। तृष्णा मोह ज्वर प्रदा विसर्प्यम अत्यनिशम दुखम अत्यग्नि अलजीच, ठीक है। तो उसमें दाह होगा अलजी के अंदर त्वचा के नीचे, ठीक है। और दाह की वजह से उसमें तृष्णा मोह ज्वर प्रदा ये सब लक्षण भी मिलेंगे आपको, और ये विसर्प के समान फैलने वाला होगा, ठीक है। विसर्प मतलब शीघ्र फैलने वाला चीज है, ठीक है। और दुखदाई होगा और अग्नि के समान जलाने वाला होगा, ये लक्षण है आपके अलजी के, ठीक है। भिन्नता, भिन्नता का लक्षण है कि अवगाढ़ रुजा किलेदा, अवगाढ़ हमने किसमें पढ़ा था, अवगाढ़ पढ़ा था हमने कक्षपिका में, ठीक है। परंतु यहाँ पे अवगाढ़ रुजा किलेदा है, और वहाँ जो पढ़ा हमने अवगाढ़ अर्धि निस्तुता, तो इसको याद रखना है आपको। अवगाढ़ रुजा किलेदा भिन्नता है, ठीक है। और भिन्नता के पृष्ठ, पृष्ठ मतलब पीछे वाला भाग, पृष्ठे उदरे चैपी, ठीक है। भिन्नता में जो पीड़िका होगी वो पृष्ठ पे होगी या उदर प्रदेश में होगी, ठीक है। महती भिन्नता नीला पीड़िका भिन्नता मता, ठीक है, नीले कलर की होगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है भिन्नता के अंदर अवगाढ़ रुजा किलेदा पृष्ठ और उदर में होगी और नीले कलर की होगी और महती होगी, ठीक है। उसके बाद आपके लास्ट विद्रति, तो आपको ध्यान रखना है विद्रधि किसका प्रकार है, तो विद्रधि एक पीड़िका का प्रकार है, ठीक है। फिर मैं पीड़िका का एक प्रकार है विद्रधि। पहली बात, विद्रधि जो है, विद्रधि के आगे दो प्रकार होता है, बाह्य विद्रधि और आभ्यंतर विद्रधि, ठीक है। तो विद्रधि का आपको ध्यान रखना है, अल्टीमेट फिर में पीड़िका होती है उसमें पस बनता है तो विद्रधि बन जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसका। विद्रधि दुविधम, विद्रधि दो प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी, बाह्य विद्रधि और आभ्यंतर विद्रधि, ठीक है। बाह्य जो विद्रधि है, ठीक है, उसके लिए बोला है कि बाह्य त्वक स्नायु मांसोता कंडरावा महारुजा। बाह्य विद्रधि कैसी होगी, त्वचा स्नायु और मांस से उत्पन्न होने वाली होगी, ठीक है। और उसका जो आकार है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कंडरावा, कंडरा के समान होने वाली, और उसमें पीड़ादायी होगा, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा उसके कंडरा के समान, और रुजा करने वाली महारुजा बताई हुई है। और पीड़िका के विद्रधि के प्रकार कितने, दो प्रकार के, बाह्य विद्रधि और आभ्यंतर विद्रधि, ठीक है। परंतु जब सुश्रुत में देखेंगे तो विद्रधि का अलग से चैप्टर वर्णन है, और विद्रधि के जो टाइप बताए हैं वो कितने बताए हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग, सुश्रुत के अकॉर्डिंग आप विद्रधि के प्रकार जो देखोगे 6 प्रकार की विद्रधि देखोगे। कौन कौन सी है, यहाँ 6 प्रकार की आपके सामने लिखी हुई। सुश्रुत ने विद्रधि को वात पित्त कफ सन्निपातज आगंतुज और रक्तज, ये 6 वेदों में विभाजित किया हुआ है, ठीक है। और ये विद्रधि कौन सी है, ये भी बाह्य विद्रधि के बारे में वर्णन कर रहा है, ठीक है। आभ्यंतर विद्रधि भी बताइए सुश्रुत ने, उसका ही वर्णन बताया हुआ है। परंतु एक चीज यहाँ पे देखिए, जब भी आप कोई भी रोग पढ़ेंगे उसके प्रकार वात पित्त कफ ऐसे पढ़ते हैं, परंतु आगंतुज और रक्तज दोनों आपस में कभी एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। आगंतुज और रक्तज जो है भेद, वो कभी आपस में एक साथ नहीं आएंगे, एक दो जगह को छोड़ के, तो उसमें से ही विद्रधि एक है, ठीक है। क्योंकि आगंतुज में ही रक्त का प्रकोप होता है, ठीक है, आगंतुज में इन्वॉल्वमेंट रक्त का ही है, इसलिए आगंतुज और रक्तज हमेशा साथ में नहीं आते, परंतु विद्रधि के अंदर आगंतुज और रक्तज भेद दोनों एक साथ आते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब ये तो बाह्य विद्रधि पढ़ ली हमने, अब अंत्य विद्रधि के कारण संप्राप्ति और स्थान, ठीक है। अंत्य विद्रधि में क्या क्या चीज है, तो देखो, शीत अन्नम विधा उष्ण शुष्क शुष्क अति भोजनात् विरुद्ध अजीर्णम
संश्लिष्टम विष अशातम्य भोजनात् व्यापन्न बहुमदम वेग संधारणात् कृक्षमाता जीवा व्यायाम शयन अतिभार अधुमैथुनात् अंत शरीरे मांस असरग विशंति यदा मला। ठीक है, तो ऊपर जो कारण दे रखे हैं ये सब कारण, उसके बाद उसकी वजह से अंत शरीर में मांस और असरग, मांस मतलब मांस धातु, असरग मतलब रक्त धातु। ठीक है, मांस असरग विशंति यदा मला संजायते ग्रंथिर गंभीर सुदारुणा। ठीक है, और इनकी वजह से दोष इनके साथ मिलकर क्या उत्पन्न करते हैं, संजायते ग्रंथिर गंभीरस्तम, अंदर की तरफ एक गंभीर ग्रंथि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ग्रंथि उत्पन्न करते हैं तो क्या होगा, उसके बाद हृदय क्लोमे यकृते पिलिया कुक्षो से वृक्यो नाविया पंक्षण्यो अपी वस्तु से तीव्र वेदना। ठीक है, वो ग्रंथि जो है वो आगे जाके अंतविद्रति का रूप ले लेगी। कौन से स्थानों में, जो ये नीचे स्थान बताए हुए हैं। ठीक है, हृदय क्लोम यकृत, ठीक है, नाभिया, ये आपके स्थान बताए हुए हैं जो कि अंतविद्रति के स्थान है। ठीक है, इनको जब तक काउंट करोगे तो ये 9 स्थान आएंगे। ठीक है, तो अंतविद्रति के जो स्थान है कितने बताए हैं, 9 बताए हैं। जबकि बाह्य विद्रति के जो आपको बताए थे वो स्थान कौन से थे, वो 3 स्थान बताए हुए थे। ठीक है, आगे पिछले वाले श्लोक में जब हमने देखा था त्वक, स्नायु और मांस। ठीक है, वो 3 स्थान बताए थे बाह्य विद्रति के, और अंतविद्रति के 9 स्थान बताए हुए। ठीक है, दूसरी बात ध्यान देने वाली यह है कि ऊपर निदानों का वर्णन होने के बाद मांस और असरक की वजह से पहले ग्रंथि की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, और ग्रंथि के बाद आपके अंतविद्रति की उत्पन्न होती है। तो ग्रंथि जो है वो एक पूर्व रूप है किसका, विद्रति का, ऐसा हम मान सकते हैं। और ग्रंथि ही एक तरीका का आपका गुल्म है। ठीक है, इसको ऐसे भी हम मान सकते हैं। तो गुल्म जो है वो ग्रंथि अगर मान लें तो पूर्व रूप अवस्था में चिकित्सा कर सकते हैं हम किसकी, अंतविद्रति की। तो अंतविद्रति की जब चिकित्सा पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे अपन गुल्मवत। ठीक है, वो आगे आएंगे तो बताएंगे आपको। ठीक है, देखो ये देख रहे सुश्रुत ने अंतविद्रति का कारण बताया। तो आभ्यंतर ऊर्ध्वम विद्रति परीक्षण गुरुमु, ये सब कारण दे रखे हैं। नीचे देखो पृथक संभूय व कुपिता गुल्म रूपणम। ठीक है, आचार्य चरक ने तो क्लियर बोला, वो सुश्रुत ने तो क्लियर बोला कि गुल्म का रूप ले लेती है विद्रति जो है, वो पहले गुल्म का रूप लेती है, परंतु चरक में क्या बोला है, ग्रंथि बोला है उसी को। तो ग्रंथि और गुल्म को एक चीज मान सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये गुल्म बोले हैं चाहे ग्रंथि बोले, बात एक ही है। तो सबसे पहले गुल्म या ग्रंथि की उत्पत्ति होगी, उसके बाद विद्रति की उत्पत्ति होगी। अब विद्रति की निरुक्ति, विद्रति को विद्रति क्यों बोलते हैं, तो दुष्ट रक्तातिमात्रात्म शीघ्रम च विदहते। ठीक है, इसमें रक्त दुष्ट होता है अतिमात्रा में और उसमें विदा हो जाता है उसकी वजह से। ठीक है, और ये विधा करती है, तथा शीघ्रम विधायित्व, विधा करती है इसलिए ये विद्रति कहलाती है। ठीक है, वातजन्य और पित्तजन्य अंतविद्रतियों के लक्षण। ठीक है, तो ये कोई खास बात नहीं, फिर भी आपको याद रखना है। देखो व्यवदन, छेदन, भ्रम, अनहा, स्फुरण, ये सब क्या है, पेनफुल कंडीशन है। ठीक है, और पेनफुल कंडीशन में से ये किसकी वजह से होंगे, बात की वजह से। ये वातज विद्रति के लक्षण होता है। ठीक है, पैतिक विद्रति के लक्षण तृष्णा, दहा, मोह, मद, जोरे। ठीक है, ऐसे ही श्लेष्मिक विद्रति के ज्वर वो लक्षण कौन से होंगे, जृंभा, उत्क्लेश, अरुचि, शीत स्तंभ के। तो इसको तो आप आराम से निकाल लोगे कफ वाले को। ठीक है, बस इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ऐसी वेदना है जो काटने वाली है, ठीक है, शस्त्र कर्म की वजह से होती है, तो वो बात की वजह से होती है, परंतु उसमें एक अना को आप थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, अना, स्फुरण और सरसपन। ठीक है, क्योंकि सरसप को गलती करोगे आप, क्योंकि सरसप पित्त की वजह से होता है, तो आप पित्तज में लगा दोगे। आना है, ठीक है, उसको आपको याद रखना है, सरसप को याद रखना है। तृष्णा है, धा है, मोह है, मल, जोरे, तो पित्त की लक्षण है, तो कोई खास बात नहीं। ठीक है, तो ये जो लक्षण बताए हैं वो 200 के अकॉर्डिंग बताए हुए। ठीक है, 200 के अकॉर्डिंग बताए, और 200 के अकॉर्डिंग सुश्रुत ने भी कुछ लक्षण बताए हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए कुछ को निशान लगा लीजिए, बाकी नीचे बाद में पढ़ेंगे। चित्र उत्थान प्रपाकस्य, पक्व उदंबर संकासम। ठीक है, क्षिप्र उत्थान प्रपाकस्य। तो चित्र उत्थान प्रपाकस्य का मतलब क्या है,
उसके जो पाक जो है, ठीक है, वो विचित्र तरीका से होगा, एक तरीका से नहीं होगा, जल्दी भी नहीं होगा, तेज भी नहीं होगा, कभी जल्दी हो रहा है कभी तेज हो रहा है। तो चित्रोत्थान प्रपाकस्य ऐसा उसका शब्द आया उसके लिए, ठीक है। और पित्त वाले में देखेंगे तो पक्व उदंबर संकाशक, उसका जो पाक है वो कैसा दिखेगा, जो पक्व उदुम्बर का फल होता है वैसा दिखाई देगा, ठीक है। और क्षिप्र उत्थान प्रपाकस्य, पित्तज वाले में पाक जो होगा वो शीघ्र होगा, ठीक है। ऐसे आएगा चिरोत उत्थान प्रपाकस्य, चिरोत मतलब देरी से, ठीक है। देरी से पाक किस में होगा, कफज वाले में होगा, ठीक है। सर्वासु से महत्शीलम विद्रजी से उपजाए थे, ठीक है। सर्वासु मतलब इसके दो अर्थ निकलते हैं, सर्वासु मतलब या त्रिदोष विद्रति या फिर सभी विद्रति, ठीक है। तो सर्वासु से महसूलम विद्रति से उपजाए थे, सभी विद्रतियों में सूल तो होता ही होता है, ठीक है। ये कॉमन लक्षण है। उसके बाद सब विद्रतियों का पश्चिमान लक्षण। तो आचार्य सुश्रुत ने तो विद्रतियों के तीन अवस्था, शोध की जो तीन अवस्थाएं उसमें क्लियर कट मेंशन किया है, अवस्था, पश्चिमान अवस्था और पक्व अवस्था। परंतु विद्रति में भी ऐसे ही सेम करेक्टर चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे करेक्टर चलते हैं पश्चिमान, आम और पक्व, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि विद्रति की पश्चिमान अवस्था का लक्षण क्या होगा उसको बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, तो जब हम सुश्रुत पढ़ेंगे तो उसमें भी और यहाँ भी जो पश्चिमान अवस्था है उसमें सबसे ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। तो जो पेन की जो कंडीशन की जो आएंगी, जो कैटेगरी आएगी वो पश्चिमान के लिए आएगी, इसलिए यहाँ पे बोला है शस्त्रे अभिघातम, ठीक है। उन्मुख रेव दहते, विद्रदी च व्यमलता, वृश्चिक एव च दस्यते, ठीक है। तो पश्चिमान अवस्था में उसको क्या होगा, शस्त्र के समान काटने के, शस्त्र से काट रहे हैं ऐसी उसको वेदना होगी, ठीक है। उन्मुख रेव दहते, अंगीठी के ऐसा लगेगा जैसे अंगीठी से कोई जला रहा है, ठीक है। तो अंगार से जलने के समान दाह होगी उसमें, और वृश्चिक के काटने के समान वेदना होगी। तो जो सबसे भयंकर जो वेदना है, सबसे ज़्यादा जो पेनफुल कंडीशन है वो कौन सी अवस्था में आती है, तो पश्चिमान अवस्था में आती है, ठीक है। चाहे आप सुश्रुत में देखो चाहे आप चरक में देखो, ठीक है। सुश्रुत के भी नीचे दे रखे हैं यहाँ पे देखो, पिपलिका भी सस्रप्तम शस्त्रेण, ठीक है, ये सब दे रखे हैं। और इसमें भी वृश्चिक वाला दे रखा है, ये लाइन आपको याद रखनी है, वृश्चिक विद वेदना पश्चिमान अवस्था में, ठीक है। और इम्पोर्टेंट लाइन, स्थान आसन शयनेषु ना शांति उपेति च, ठीक है। स्थान मतलब बैठना, और स्थान मतलब बैठना, खड़े होना और सोना, ठीक है। इन तीनों अवस्थाओं में पेशेंट को शांति नहीं मिलेगी। कौन सी अवस्था का लक्षण है, पश्चिमान अवस्था का लक्षण, ठीक है। अब 200 के अनुसार उसमें से सिक्रेशंस कैसे आएंगे, ठीक है। तो देखो बात विद्रति के लक्षण के जो सिक्रेशन बता रखे हैं, रूक्ष अरुण स्याव फैनिल, ठीक है। इसको कोई याद करने की इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु पित्त वाले को याद कीजिएगा। तिल मास कुलत उदोक सनिवम, पित्त विद्रति के लक्षण है, ठीक है, याद करना है इसको। तिल मास कुलत सन्निवम पित्तम विद्रति, ठीक है। श्लेषा वाले में भी कोई खास बात नहीं है, सेम वही है, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है, ठीक है। अब एक बार याद रखो सुश्रुत के अकॉर्डिंग, ठीक है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग में नाना श्रावो रुजा श्रावो घाटालो विस्मामान, ये किसका लक्षण है, सन्निपात विद्रति का, ठीक है। और विषम पच्यते, इसको भी आपको थोड़ा सा याद रखना। अब बताया कि अंत्य विद्रति जो है, अंत्य विद्रति हमने इतने सारे जो स्थान बताए थे, उन विद्रतियों में जो जो स्थान बताए उसमें जो विद्रति होगी तो उसके साइन सिम्टम क्या होंगे, ठीक है। और उन साइन सिम्टमों की वजह से ही तो हम उसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कहाँ की विद्रति है, नाभि की है, यकृत की है, कुक्षी है। तो उनके साइन सिम्टम उन्होंने बताए हुए हैं कि अंत्य विद्रतियों का सापेक्ष निदान करने के लिए उनके साइन सिम्टम क्या क्या हैं उसका वर्णन किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखो, प्रधान मर्मजायाम विद्रति, प्रधान मर्मजायाम विद्रति, प्रधान मर्म क्या है, हृदय है, ठीक है। तो हृदय में अगर विद्रति होगी तो क्या लक्षण होगा, हृदय गठन, तमक प्रमोह श्वासकाश, ठीक है। ये आपको पूरा कंप्लीटली अच्छे से याद करना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आता है, ठीक है। हृदय गठन, तमक प्रमोह का श्वास, ये लक्षण किसका है, अगर विद्रति आपके प्रधान मर्म में हुई है। प्रधान मर्म में
अगर हृदय के अंदर हुई है, ठीक है। अगर क्लोम में अगर विद्रदी हुई है तो क्लोम जायाम पिपासा मुखसोस गलग्रह, पिपासा मुखसोस गलग्रह, ठीक है। तो क्लोम, तालु और क्लोम क्या है, ठीक है, उदक व स्रोतस है, उसका मूल है, ठीक है। उदक व स्रोतस मतलब पानी वाला स्रोतस। तो अगर क्लोम भय में विद्रदी हो गई तो क्या होगा, अल्टीमेट उदक व स्रोतस दुष्टि होगी। तो पिपासा मुखसोस लक्षण आपके और गलग्रह लक्षण आएंगे, ठीक है। यकृत जायाम श्वास, अगर यकृत में विद्रदी हुई तो श्वास रोग हो जाएगा, ठीक है, श्वास फूलने लगेगी। पिलिया जायाम उच्छ्वास अपरोधम, पिलिया में अगर विद्रदी हुई है तो आपका श्वास ऊपर की तरफ उठने लगेगा, अवरोध हो जाएगा, उसमें श्वास लेने में दिक्कत होने लगेगी। कुक्षी जायाम कुक्षी पार्श्वांतर शूलम, कुक्षी जायाम कुक्षी पार्श्वांतर अंश शूलम, ठीक है। कुक्षी में अगर विद्रदी हुई तो कुक्षी के पार्श्व में और अंश में शूल होगा, ठीक है। वृक्क जायाम पृष्ठ कटिग्रह, अगर वृक्क में आपके विद्रदी है तो वृक्क क्या होते हैं, किडनी पीछे होती है और पीछे भी दोनों तरफ होती है पृष्ठ में, ठीक है। तो इसलिए पृष्ठ कटिग्रह, ठीक है, पृष्ठ में और कटी में वेदना होगी। नाभि जायाम हिक्का, अगर नाभि में विद्रदी है तो हिक्का आएगी। वंक्षण जायाम शक्ति साधम, शक्ति साध होगा वंक्षण की वजह से। और बस्ती जायाम क्रक्षे, बस्ती में अगर, बस्ती मतलब ब्लैडर में अगर विद्रदी हुई तो ब्लैडर में क्या होगा, क्रक्षता से पूती मूत्र वर्चस्व, ठीक है, उसका क्रक्षता से मूत्र निकलेगा, पूती मूत्र निकलेगा और वर्चस्व जो है मल भी निकलेगा, ठीक है। ये सब आपके लक्षण मिलेंगे इन विद्रदियों में, इनमें से आप किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ सकते, आपको याद करना ही करना है, ठीक है। बस अब जैसे ये जो लक्षण बताए हैं, इसके अलावा सुश्रुत में जो स्थान है, चरक में तो 9 स्थान बताए थे अंत विद्रदी के, सुश्रुत में बताए हुए हैं 10, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्या माना है, तो उन्होंने क्या माना है, गुदा, गुदा को उन्होंने एक्स्ट्रा माना है, ठीक है। और उस गुदा के विद्रदी का लक्षण क्या होगा, तो गुदा के अंदर अगर मान लो विद्रदी हो जाती है, ये गुदा का आपका पार्ट है, ठीक है, और इस जगह अगर मान लो विद्रदी हो जाती है गुदा के अंदर, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, ये इसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। और जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ना तो आप मल की निष्कासन होगा ना आपके बात का होगा, इसलिए उन्होंने बोला है कि गुदे बात निरोधनम, ठीक है, गुद विद्रदी में बात का निरोध हो जाता है, ठीक है। तो यह लिखा हुआ है, गुदा में एक अलग अंत्य विद्रदी का वर्णन किया हुआ है, ठीक है। गुदे बात निरोधस्तु, गुदा में बात का निरोध हो जाता है, ठीक है। अब देखो हमने जो वृक्क के लिए पढ़ा था ऊपर चरक के अकॉर्डिंग, चरक वाला आपको याद रखना है, चरक के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि किडनी कहाँ होती है, पीछे की तरफ होती है और पार्श्व में होती है, इसलिए क्या पढ़ा, पृष्ठ कटिग्रह। किडनी के लिए चरक के अकॉर्डिंग किडनी पीछे होती है, पार्श्व में होती है, पृष्ठ कटिग्रह पढ़ा था, परंतु सुश्रुत में थोड़ा सा उसे चेंज किया है, ठीक है। पार्श्व में होता है वेदना, परंतु पार्श्व में संकोच होता है, पृष्ठ कटिग्रह नहीं बताया उन्होंने, पार्श्व में संकोच होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चरक में बोला है पार्श्व कटिग्रह वो पृष्ठ कटिग्रह, और यहाँ बोला है पार्श्व संकोच, ठीक है। अब नीचे देखो, और दूसरा जो हमने वंक्षण जो बोला था वहाँ, तो वंक्षण क्या बोला, शक्ति साधम चरक के अकॉर्डिंग, ठीक है, वंक्षण जायाम शक्ति साधम, ठीक है। अब यहाँ जो वंक्षण है उसमें थोड़ा सा अंतर कर दिया है इन्होंने, यहाँ इन्होंने वंक्षण में क्या अंतर किया है, देखिए अभी वंक्षणो कटी पृष्ठग्रह तीव्रो वंक्षणस्थो विद्रति, ठीक है। तो कटी पृष्ठग्रह हम पढ़ रहे थे चरक के अकॉर्डिंग वृक्क में, जो कि सुश्रुत ने वंक्षण में बता दिया, ठीक है। और वृक्क के अंदर क्या बताया, पार्श्व संकोच बता दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा ये अंतर है, ये आपको देखना, बाकी सुश्रुत पढ़ेंगे तब उसमें उस समय डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। अब देखो अंत विद्रदियों की तरफ विद्रदी होगी, ठीक है। अगर बोल रहा है कि नाभि से ऊपर की तरफ विद्रदी होगी तो जो श्राव आएगा वो किससे आएगा, मुख से आएगा,
ठीक है, पक्व नाभि ऊर्जासु मुखास्राव, ठीक है, मुखास्रावती अतो जासु गुदा। अगर नाभि के नीचे की तरफ आपके विद्रदी है तो वो श्राव किससे आएगा, गुद से आएगा बाहर, ठीक है। उभयस्तु नाभि जासु, अगर नाभि के ऊपर ही विद्रदी है तो श्राव दोनों तरफ से आ सकता है, मुख से भी आ सकता है और गुद मार्ग से भी आ सकता है, ठीक है। ये आपके विद्रदियों के श्राव का मार्ग बताया हुआ। अब देखो विद्रदियों के मृत्यु का कारण क्या है। आसाम हृदय नाभि बस्ती परिपक्व, तो हृदय नाभि जो बस्ती है, ठीक है, उसमें अगर परिपक्व हो गया आपकी विद्रदी तो सन्निपातिकी से मरना है, ठीक है। और सन्निपातज विद्रदी है तो उसका मृत्यु होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। शेषाम पुनः कुशलम आशु प्रतिकारणम चिकित्सायाम उपसाम्यति, बोल रहा है कि अगर सन्निपातज विद्रदी है तो उसमें मृत्यु हो सकती है या मृत्यु होती है, परंतु जो शेष जो विद्रदी बची हैं आपकी वात पित्त कफ, उसको अगर कुशल चिकित्सक अगर चिकित्सा करे तो वो शांत हो जाती हैं। तस्मात् चिरोतथा विद्रदी, अगर बहुत समय से विद्रदी है, ठीक है, तो शस्त्र सर्प विद्रदी अग्नितुल्य, ठीक है, विद्युत अग्नितुल्य, ये जो पेनफुल होगा कंडीशन उसका अगर बहुत दिनों से विद्रदी है तो उसको शस्त्र के समान, सर्प या विद्युत और अग्नि के समान तुल्य हो सकती है, तुल्य होगी मतलब कष्टकारी होगी। और उसकी जो चिकित्सा के लिए बोला है कि स्नेह विरेचनम, स्नेह विरेचन कराना चाहिए, क्योंकि विद्रदी में पाक किसकी वजह से होता है, हमेशा पित्त की वजह से, और पित्त के लिए क्या है, विरेचन श्रेष्ठ है, ठीक है। तो स्नेह विरेचनम उपक्रमेच सर्वसो गुलुम्बत चेती, हमने बताया था ना गुल्म की पूर्व रूप अवस्था, विद्रदी की गुल्म क्या है, पूर्व रूप अवस्था है, इसलिए यहाँ पे बोला है कि सर्वसो गुल्म चेती, गुल्म के समान चिकित्सा करनी चाहिए किसकी, विद्रदी की चिकित्सा, ठीक है।